करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल में आपके पास जो सबसे पहले दो प्रैक्टिकल्स हैं, तो एक में आपने प्रूव करना होता है कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है मास के। और दूसरे में जो है वो आप परफॉर्म करते हो सेम वही पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसमें जो है वो आप लेंथ चेंज करके जो है वो उसको मेजर करते हो। जैसे लेट सपोज अगर आप इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो, तो फर्स्ट वाले में आप जो है वो पेंडुलम की लेंथ चेंज करके और उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हो। तो नॉर्मली देखो प्रैक्टिकल्स में होगा इस तरह से कि प्रैक्टिकल्स में आपके पास जो है वो शिफ्ट वाइज आपको मिल गया होगा टाइम अपना, कि किस शिफ्ट में किसका प्रैक्टिकल है। और उसमें ये होगा कि आपके पास जो है वो एक एक्सटर्नल होगा, जो कि मतलब आगा खान की उसमें टीम की तरफ से होगा, और एक आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर होगा वो अवेलेबल होंगे, दो लोग होंगे। और उसके अकॉर्डिंगली आपकी लैब में सेटिंग होती है पहले से कि 1.5 का वो जो डिस्टेंस रख के मीटर्स का, और इतने डिस्टेंस पर जो है वो हर एक स्टूडेंट होगा। और जो शिफ्ट होगी पहले आपके सामने वो पैकेट ओपन होगा, उसमें जो भी आपकी कॉपीज होंगी उस पर सब चीज़ें पहले से कंप्यूटराइज प्रिंटेड होती है। तो प्रैक्टिकल्स भी उसमें पहले से ऑलरेडी मेंशन होते हैं कि कौन सा प्रैक्टिकल किस स्टूडेंट के पास अलाउड हुआ है। तो उसमें ये कि आपके पास जो भी प्रैक्टिकल होगा तो उसमें कॉलम्स और ये सब चीज़ें बनी हुई होती हैं। तो उसमें फॉर्मूला वाला एरिया ब्लैंक होगा, वो आपने खुद लिखना है। कैलकुलेशन वाला एरिया ब्लैंक होगा, वो आपने खुद करनी है। और ऑब्जर्वेशन टेबल जो होता है, ऑब्जर्वेशन टेबल आपके पास पहले से बना होगा, बस आपने उसमें वैल्यूज फिल करनी है। तो ऐसा नहीं होता कि आपने बहुत सारी चीज़ें लिखनी हो। और उसमें फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस जो होते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस भी आपको लिखने होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जिस तरह से आपके पास टेबल जो होता है ऑब्जर्वेशन टेबल वो आपने फिल करना है। उसके अलावा जो फॉर्मूला होगा वो आपको याद होना चाहिए अगर किसी प्रैक्टिकल में यूज़ हो रहा है। और उसके अलावा उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस लाजमी कर लेना, कम से कम 3 लाजमी कर लेना। क्योंकि बहुत सारे केसेस में होता है कि वो दो पूछ लेते हैं, वरना कुछ में ऐसा होता है कि नहीं भी पूछते, लेकिन फिर भी ये सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो आपके पास आ जाते हैं। और उसके अलावा बाकी सारी चीजें इस पे जर्नल पे आपकी जो भी कॉपी होगी आपकी सेफ्टी कंप्यूटराइज, वो सब मार्किंग पहले से हुई होगी। सेफ्टी प्रिकॉशन तो तकरीबन सबके सेम ही होते हैं। क्या चीज? सेफ्टी प्रिकॉशन, हाँ सेफ्टी ऑलमोस्ट प्रिकॉशन। सेम है। बस जिस तरह लाइट वाला आप ऑप्टिक्स वाला करोगे तो ऑप्टिक्स वाले में सबके सेम होंगे। और इस तरह से आपके पास जो फर्स्ट और सेकंड है पेंडुलम वाला, उसमें आपके पास जो है वो जिस तरह एक सेफ्टी प्रिकॉशन ये है कि आपके पास जब आप परफॉर्म करते हो पेंडुलम वाला, तो उसमें लेंथ आप जो है वो 100 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर और उससे ग्रेटर रखते हो, उससे लेस नहीं रखते। तो वो तो आपके पास जर्नल्स में भी सारे होंगे, तो आप वहां से भी वो देख सकते हो। ठीक है, अच्छा बेसिक आपको बता देता हूँ जो वर्किंग आपको करनी होगी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे। अच्छा, नॉर्मली जो पहला वाला प्रैक्टिकल है उसमें आपने लेंथ को चेंज करना है। तो उसमें आपके पास 5 या 6 या 4 जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ऑब्जर्वेशंस आपके पास होंगी। लेट सपोज आपने डिफरेंट लेंथ यहाँ पे कंसिडर की। अच्छा, आपके पास जो ऑब्जर्वेशन कॉलम होगा उसमें, उसमें लेट सपोज अगर 5 वैल्यूज हैं, तो वो 5 वैल्यूज आपको मेंशन कर देंगे। रीडिंग्स जितनी भी आपने कैलकुलेट करनी है वो सारी आपके पास मेंशन होगी कि आपने इतनी इतनी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, उसके बाद ये होगा, लेट सपोज अब इनकी लेंथ की बात करें तो लेंथ आपके पास सेंटीमीटर्स में होंगी। और वो लेंथ आपके पास लेट सपोज अगर हम 90 से स्टार्ट कर रहे हैं, 90, 100, 110, 120, 130, तो इस तरह से डिफरेंट लेंथ्स आपके पास गिवन होगी। और उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें होंगी कॉलम्स में, तो वो कॉलम्स में आपके पास वैल्यूज मेंशन होगी। जैसे आप लेंथ के बाद जो सेकंड कॉलम होगा, वो आपके पास टाइम होगा। अच्छा, नॉर्मली आपको याद होगा एक बार जब हमने भी परफॉर्म किया था, तो जब पेंडुलम को ऑसिलेट करवाते हैं
तो एक ऑसिलेशन उसकी कब कंप्लीट होती है? अगर लेट्स सपोज हम यहाँ पे पेंडुलम को कंसिडर करें, वीडियो भी शेयर कर लेता हूँ अभी। अभी पहले बेसिक इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर हम इनिशियल पेंडुलम को कंसिडर करें, तो इनिशियल जो इसकी स्टेट होती है आपके पास, ये इसकी मीन पोजीशन होती है। अच्छा, मीन पोजीशन आपको याद होगा सिंपल हार्मोनिक में भी किया था कि अगर आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में भी आपके पास मीन और एक्सट्रीम पोजीशन होती है। और इसी तरह से आपके पास पेंडुलम हो, बॉल एंड बाउल सिस्टम हो, कोई भी सेटअप हो, सब में मीन और एक्सट्रीम पोजीशन होती है। अब जिस तरह से अगर आपके पास यहाँ पेंडुलम गिवन है और आप पेंडुलम को राइट पर लेकर जाते हो, लेफ्ट पर लेकर जाते हो, तो उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस आपको यहाँ मिलेगी एक, और एक यहाँ मिलेगी लेफ्ट पर। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर ये कि जो टाइम होगा हमारे पास, तो नॉर्मली जो है वो टाइम फॉर 10 या टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस लिखा होता है। क्योंकि सबसे पहले जब भी आप ऑसिलेशंस काउंट करते हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक ऑसिलेशन का ही टाइम लिखो। आप एवरेज लेते हो, या तो 10 ऑसिलेशन होगी या 20। अब आपने लेट सपोज इसको यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो पेंडुलम यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट पर जाएगा, और राइट पर जाने के बाद जब वापस आएगा तो वो आपके पास होगी एक ऑसिलेशन। तो वो जो डेफिनेशन भी आप लिखते हो, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी इज नोन एज वन ऑसिलेशन। तो उसका मतलब ये कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जब एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होने के बाद वो यहाँ पर वापसी आकर एंड करेगा, तो वो एक ऑसिलेशन आपके पास काउंट होगी। ठीक है, एक बार फॉरवर्ड एक बार बैकवर्ड, जैसे वो उस पोजीशन पर वापस आए, तो वो आपके पास जो है वो आपका ऑसिलेशन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इसको स्टार्ट करते हो ना प्रैक्टिकल को, वैसे देखो प्रैक्टिकल में जब आप सॉल्व कर रहे होते हो, वहाँ पे वर्किंग कर रहे होते हो, तो इतना ज्यादा मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि बहुत स्ट्रिक्टली चेक हो आपके पास। लेकिन जब आप कर ही रहे हो परफॉर्म, क्योंकि टाइम भी होता है आपके पास अच्छा खासा, तो फ्री होने से अच्छा है कि आप को प्रॉपर परफॉर्म कर लो। तो उसमें ये होता है कि अब जैसे टेबल पर आयरन स्टैंड रखा होता है, और टेबल से नीचे जो है वो पेंडुलम आपके पास हैंग हो रहा होता है। तो जब आप उसका एम्पलीट्यूड सेट करते हो, कि जिस तरह से ये वाला इसका एंगल बन रहा है यहाँ पर, कि आप पेंडुलम को दूर कितना लेकर जा रहे हो। तो आप इसको अगर इस पॉइंट पर लेकर जा रहे हो ना, तो टेबल पर आप मार्किंग कर लेना, आपको चौक या पॉइंटर भी दिया जाता है वहां पर। तो उसका मकसद ये होता है कि जब आप टेबल के साथ अगर परफॉर्म कर रहे हो, तो आप टेबल पर जितना दूर उसे लेकर जाओ, तो वहां पर आप चौक से मार्किंग कर लो। उस मार्किंग से ये होगा कि जब भी आप परफॉर्म करोगे ना दोबारा, आप जब एक ऑसिलेशन एक बार काउंट कर ली लेंथ पे, अब आप जब सेकंड लेंथ पर जाओगे, तो सेकंड लेंथ पर आपने एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करना होता। एम्पलीट्यूड का मतलब ये कि जब आपके पास ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, ये आपने चेंज नहीं करनी। जो एक्सट्रीम पोजीशन वाली पॉइंट होगा, उसको आपने चेंज नहीं करना होता। ये भी एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है। तो जो मार्किंग होगी टेबल पर, वो एम्पलीट्यूड के लिए होगी। तो एम्पलीट्यूड आपने वहाँ पे लाजमी मार्क करना है, ताकि जब भी आप परफॉर्म करना शुरू करो दोबारा से, तो आप अपना इनिशियल पॉइंट ना भूलो। वरना अक्सर ऐसा होता है कि मार्क नहीं किया होता, तो कभी आपने छोटा एम्पलीट्यूड रखा, कभी एम्पलीट्यूड को बहुत बढ़ा दिया, तो टाइम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगी। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन फिर ना वो आपके पास जब जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो फिर वहाँ पे आंसर जो है ना वो 9.8 के अराउंड नहीं, वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे आ रहा होगा। अच्छा देखो, ये तो आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लोगे यहाँ पे। सही है, सबके टाइम पीरियड्स यहाँ पर आ गए। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू लिख दूँ। अच्छा, ये आपके पास जो है वो सेकंड्स में होगा, आपके पास स्टॉप वॉच होगी। ठीक है, आपने स्टॉप वॉच को ऑन किया, एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, तीन, इस तरह 10 काउंट करने के बाद या 20 काउंट करने के बाद जो भी वहाँ लिखा होगा, तो आप फिर उसको स्टॉप कर दोगे, तो आपके पास टाइम आ जाएगा सेकंड्स में। अब लेट सपोज यहाँ पर आपके पास 20 सेकेंड्स, 26, 29, 30, 32, अलग अलग आपके पास लेंथ पे अलग अलग टाइम आ गए, 10 या 20 ऑसिलेशन। अच्छा, अब ये तो 10 या 20 ऑसिलेशन का टाइम है। अब इसके बाद एक होती है आपके पास कॉन्सेप्ट टाइम पीरियड का। अब देखो, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस जो है ना, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट,
ये सारी चीजें जो है वो आपको बेसिक डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल में वो सब अप्लाई हो रही है। अब देखो, जब टाइम पीरियड लिखा होगा ना, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन का टाइम। यहाँ पर जो आप वैल्यू लिखोगे वो एक ऑसिलेशन की होगी। अब एक ऑसिलेशन का टाइम का मतलब ये कि आपने जो पहले टाइम फाइंड आउट किया था, लेट सपोज वो 10 ऑसिलेशंस का था या 20 का था, कोई भी एक कंसिडर कर लो, अभी हम स्पेसिफिक कोई सॉल्व नहीं कर रहे। तो आपके पास जर्नल्स में भी ये चीजें लिखी हुई होंगी। तो अगर आप 10 ऑसिलेशंस काउंट कर रहे थे, तो आप इस 20 को डिवाइड कर दोगे किससे? 10 से। तो ये जो आपके पास अब टाइम आएगा 2 सेकेंड्स का, ये एक ऑसिलेशन का टाइम है। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज को 10 से डिवाइड करोगे अगर 10 ऑसिलेशंस थी तो। अगर 20 ऑसिलेशंस थी तो आप 20 से डिवाइड कर लोगे। तो इस तरह से आप सबका फिर टाइम कैलकुलेट कर लोगे। अब यहाँ तक तो हो गया सारा आपका टेबल वर्क। जो भी आपने टेबल कंप्लीट करना था वो आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, आपका ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हो जाएगा। मार्किंग उसमें हुई होती है, टेबल्स बने हुए होते हैं, आपको खुद से कुछ भी नहीं ड्रॉ करना पड़ता, तो बस वैल्यूज लिखनी होती है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब जो आपका सेकंड पार्ट है, अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। शायद फॉर्मूला लिखा हो, अब पता नहीं, क्योंकि बीच में प्रैक्टिकल्स हुए नहीं है 2 सालों से, 2-3 सालों से, तो प्रैक्टिकल में अब फॉर्मूला वो दे या ना दे, वैसे नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूला खुद पूछते हैं तो उसके मार्क्स होते हैं। जर्नल में तो खैर आपके पास पहले से लिखा होता है। तो अगर प्रैक्टिकल बहुत लेंदी हो या थोड़ा टिपिकल होता है तो फॉर्मूला दे भी देते हैं, वरना अगर सिंपल कॉन्सेप्ट है उसमें तो फॉर्मूला नहीं देते, क्योंकि उसमें मार्क्स भी कवर करने होते हैं। अब अगर आप इसका फॉर्मूला यूज करते हो तो इसका फॉर्मूला क्या यूज करते हो आप? फॉर्मूला जो है इसमें टाइम पीरियड का आप यूज करते हो, और आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होगा, T=2π√L/G। तो ये फॉर्मूला आपने न्यूमेरिकल्स में भी किया होगा। अब क्योंकि आपने जो है वो वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसमें फिर आप ये करते हो, दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, या अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है तो आप उससे सॉल्व कर लो। अब अगर हम इसको दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये हो जाएगा T² = 4π², अंडर रूट खत्म हो जाएगा L/G, और जी को इस टी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बस सिंपल। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा फाइनल कि G = 4π² लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो अब जब आप फाइनल कैलकुलेशन करोगे ना, तो अब आप फाइनल कैलकुलेशन में देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, और इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यूज देखें तो 4π² तो कांस्टेंट है, 4 नंबर है, पाई की वैल्यू 3.142 कांस्टेंट होती है, तो वो आपको पता है। और जो लेंथ होगी, अब आपके पास देखो मल्टीपल लेंथ है, तो मल्टीपल लेंथ के लिए जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो, तो उसके आगे जो फाइनल कॉलम होगा टेबल का, उसमें जी की वैल्यू लिखी होगी। तो अब लेट सपोज अगर हम पहली वाली लेंथ को लेते हैं तो उसपे 90 लेंथ है, और उसका टाइम भी गिवन है। तो लेंथ की वैल्यू आपने ये ले ली यहाँ पर 90, और टाइम की वैल्यू आपने ले ली यहाँ पर 2 सेकेंड्स। और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जी का आंसर आ जाएगा यहाँ पर। वैसे 9.8 या 10 होती है कांस्टेंट जब हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर रहे होते हैं, तो आपका आंसर इसके क्लोज आना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं सोचना कि बिल्कुल 9.8 या 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर होगा, वो आंसर जो होगा वो 9.8 के क्लोज आएगा, मतलब 8 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, इस तरह आपके पास आंसर होगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो ये नहीं सोचना आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट हो, क्योंकि थोड़ा बहुत एरर होता है जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वहाँ पे, फैन की वजह से जो है वो, जब आप सेफ्टी प्रिकॉशंस करोगे तो ये सारी चीजें वहाँ पर आती हैं कि आपके पास फैन ऑन होता है वहाँ पर, उसकी वजह से प्रॉब्लम, फिर कुछ रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद फिर आपके पास ये जहाँ जो नेक्स्ट कॉलम होगा, उस नेक्स्ट कॉलम में आप वैल्यू ऑफ जी लिखोगे, और फिर सब में आपके पास जो है वो अलग अलग लेंथ पे अलग अलग वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट हो जाएगी।
तो ये आपके पास जो है वो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप इस तरह से परफॉर्म करते हो। अच्छा, इसकी आपने परफॉर्मेंस की थी लैब में? जी सर, कराई है। ठीक है। तो फिर तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से सेट करना होता है आयरन स्टैंड के ऊपर, और लेंथ जो है वो आप मीटर रूल से मेजर कर लेते हो। अच्छा, इसके बाद ये वाला तो आपके पास इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया पेंडुलम का। पेंडुलम का एक और प्रैक्टिकल है, उसमें ऑब्जेक्टिव चेंज है, और वो ऑब्जेक्टिव आपके पास नंबर 2। उसमें आपने ये प्रूफ करना होता है कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है मास से। मतलब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि अगर एक हैवी पेंडुलम है और एक लाइट पेंडुलम है, तो दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा अगर हम उनकी लेंथ सेम रखते हैं। तो ये चीज आपको याद होगी, हमने थ्योरी में भी किया था कि अगर कोई पूछता है कि टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है, तो ये जो फॉर्मूला भी लिखा है, T = 2 पाई अंडर रूट L/G। तो 2 पाई अंडर रूट ये कांस्टेंट है और ग्रेविटेशनल भी कांस्टेंट है, इन सबको अगर हम हटा दें तो टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है लेंथ पे। तो लेंथ के साथ जो है वो टाइम पीरियड चेंज होता है, मास के साथ चेंज नहीं होता। तो आपने इसमें ये प्रूफ करना होता है कि मास अगर हम चेंज करते हैं, तो मास चेंज करने पे आपके पास जो है वो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपने प्रूफ करना है। अच्छा, इसमें भी अब स्टार्टिंग में जो अपैरेटस वगैरह होगा वो सब सेम होगा। जिस तरह पहले था हमारे पास आयरन स्टैंड और रबर बंक और थ्रेड और मेटेलिक, आपके पास डिफरेंट जो स्फेयर्स होंगे। अब इस बार जो है पहले आपने लेंथ चेंज करनी थी, तो आप थ्रेड को लेंथ बार बार चेंज करोगे। अच्छा, लेंथ चेंज करने में ना एक आसान काम ये होता है कि जब आप लेंथ लो, तो लेंथ आप जो है वो ज्यादा लेना, और उसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा वहां पर आप उसको ना वाउंड कर देना आयरन स्टैंड पे, उसको लपेट देना, तो लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। वरना फिर ये होगा, अगर छोटी लेंथ ले ली ना, फिर अगले लेंथ जब बढ़ाओगे तो उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से थ्रेड लेना पड़ेगा। तो एक ही बार थ्रेड ले लो लंबी लेंथ का, 130 से ज्यादा का ले लो, और उसको ना फिर उस पे लपेटने के बाद ना लेंथ उसकी छोटी करते रहना। वरना फिर ये है कि लेंथ बार बार लेने में टाइम लगेगा। तो एक ही बार लेंथ ही आप थ्रेड कंसिडर करके और उसको फिर आप वाउंड करके उसकी लेंथ को शॉर्ट कर लो। अच्छा, इसमें भी आपके पास एक्सपेरिमेंट सेम होगा, बस इसमें एक आसान ये काम होगा कि लेंथ जो होगी वो फिक्स होगी। आपके पास कोई भी एक लेंथ कंसिडर कर लो, तो इसमें लेंथ जो है वो आपके पास सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल के ऊपर ही लिखी होती है। अब जैसे लेट सपोज हमने लेंथ ले ली 100 सेंटीमीटर, तो अब हमारे तीनों या चारों जितने भी मटेरियल है, नॉर्मली 3 मटेरियल होते हैं। आपके पास जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो इसमें डिफरेंट होंगे। एक आपके पास ब्रास का होगा, एक आयरन मटेरियल होगा, और एक एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम सबसे लाइट होगा, और उससे हैवी ब्रास, और सबसे हैवी आयरन होगा। तो ये आपके पास 3 मटेरियल गिवन होते हैं, और इस बार जो आपके पास ऑब्जर्वेशन टेबल होगा वो मटेरियल के हिसाब से होगा। मतलब इस बार जो हम ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाएंगे, तो कॉलम में आपके पास सबसे पहले मटेरियल होंगे, और मटेरियल में सबसे पहले लेट सपोज आपके पास ब्रास आ गया, आयरन आ गया, और एल्यूमिनियम। अच्छा, इनके मास से आपको आइडिया हो जाएगा, एल्यूमिनियम सबसे हल्का होगा, ब्रास उससे हैवी होगा, और आयरन जो है, वरना इनके कलर से पता चल जाता है कि आपके पास जो ब्रास होगा थोड़ा गोल्डन टाइप होगा, एल्यूमिनियम थोड़ा रफ सिल्वर टाइप होगा, और आयरन जो है वो शाइनी सिल्वर होगा। तो इस तरह से आपको मटेरियल का भी डिफरेंस पता चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद लेंथ तो आपने फिक्स कर दी। अब दोबारा से आपने क्या करना होगा कि यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना होगा, टाइम फॉर 10 या 20 ऑसिलेशन। अब वो जो भी जितनी भी ऑसिलेशंस लिखी हो, नॉर्मली 10 होती हैं, लेकिन अगर 20 भी आ जाए तो 20 में भी मसला नहीं है। इसमें क्योंकि 20 दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही मटेरियल है, उसमें तो लेंथ ज्यादा थी, तो उसमें टाइम लग जाएगा। 10 ऑसिलेशन काउंट करने में आपके अच्छा खासा टाइम लग जाएगा हर उस लेंथ के लिए। तो अब यहाँ पर जब आप टाइम कैलकुलेट करोगे, तो आपने इसमें क्या करना है, लेंथ इसमें फिक्स कर दी, इसमें लेंथ आपके पास चेंज नहीं होगी।
अब लेंथ हमने यहाँ पर फिक्स कर दी, तो लेंथ अब हमारे पास यहाँ पर चेंज नहीं हो रही। तो कोई भी एक फिक्स लेंथ पे अब हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। और इसका मतलब ये है, अच्छा अब आपके पास यहाँ पे वो मटेरियल चेंज होगा। पहले आपने ब्रास मटेरियल यूज कर लिया लेट सपोज, सेकंड आपने आयरन, थर्ड एल्यूमिनियम। और इसमें भी सेम आपने वही याद रखना है कि जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड को लाजमी मार्क कर लेना टेबल की साइड पर। तो आपको याद रहेगा कि आपने पेंडुलम को फर्स्ट टाइम किस पोजीशन से स्टार्ट किया था। तो बाकी मटेरियल के लिए भी वहीं से स्टार्ट करना। तो टेबल पर मार्किंग लाजमी कर लेना एम्पलीट्यूड के लिए। तो आपको याद रखने में इजी हो जाएगा। उसके बाद सेम आपने वही करना है, पहले ब्रास लिया, आपने स्टॉप वॉच ऑन की और उसकी 20 ऑसिलेशंस काउंट की। ऑसिलेशन अगेन आपको पता है कि जहाँ से स्टार्ट करते हो वहां से फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड आने में जितना आपके पास टाइम होगा वो एक ऑसिलेशन का टाइम है। तो 10 ऑसिलेशंस काउंट करनी है, वो फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड 1, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड 2, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड 3, इस तरह से 10 तक काउंट करके। और आपने यहाँ पर फिर इनका टाइम लिखना है। अच्छा ये सेकंड्स में होगा। अच्छा इसमें आपके पास जो टाइम होगा ना वो इस तरह से आएगा, जैसे लेट सपोज 20.6, 20.12 और 21 समथिंग। तो इस तरह से आपके पास वैल्यूज आएंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेम आ रहा हो कि 20, 20, 20, 21, 21 सब में आ गया बिल्कुल। पॉइंट्स का डिफरेंस होगा या वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज होंगी। ठीक है, वही प्रॉब्लम है क्योंकि पंखा वगैरह चल रहा होता है, वहां पे फैन होता है या एयर रेजिस्टेंस होती है। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपके पास सेटअप डिस्टर्ब हो जाता है। तो वरना अदरवाइज आपके पास वैल्यू जो है वो क्लोज क्लोज आएंगी। तो आपने फिर क्या करना होता है कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन होती हैं आप 3 लेते हो। इसमें एक बार ली एक ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आप एक और ऑब्जर्वेशन लोगे। अब जैसे वो 6.5 आ गई, फिर आपने तीसरी ऑब्जर्वेशन ली, वो सेम आ गई। तो ऑलमोस्ट सेम आती है, तो इसमें थोड़ा बहुत वो, मतलब आप समझ लो इसका है, ये करते हैं कि एक रीडिंग कैलकुलेट करके सबके लिए और उसी की थोड़ी सी आगे पीछे करके लिख देते हैं। क्योंकि आपने जो है वो ऑब्जर्वेशन टेबल पहले से जर्नल में बनाया होता है, तो आपको याद होता है। तो थोड़ा बहुत इसमें शॉर्टकट ये मारते हैं टाइम बचाने के लिए, कि आपके पास जो टाइम पीरियड की वैल्यूज होती हैं वो एक कैलकुलेट करके, ताकि एक परफॉर्म प्रैक्टिकली हो जाए कि वैल्यू आ कितनी रही है, बाकी दो जो है वो खुद से लिख देते हैं। तो इसमें आपके पास 3 टाइम पीरियड कैलकुलेट होते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि फाइनल हम एवरेज निकाल लेते हैं इसका, या मीन टाइम कह लो आप। तो तीनों को आप फाइंड आउट करने के बाद इनका मीन निकाल लेते हो, यानी तीनों को आप ऐड करके, तीनों वैल्यूज जो भी आई हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर लेते हो। मीन और एवरेज का तो पता होगा आपको, तीनों कंबाइन कर लो तो उसमें होता है जो एरर के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसमें बस थोड़ा सा बस ये शॉर्टकट होता है कि एक वैल्यू फाइंड आउट करके और बाकी एक एक मटेरियल लगा के आप उनको फाइंड कर लो। और बाकी फिर दो वैल्यूज आप ना उसके सराउंडिंग में कुछ भी लिख दो, तो उससे ये टाइम सेव हो जाता है। तो जर्नल वर्क कंप्लीट हो जाता है जो आपने प्रैक्टिकल फाइनल में करना है। और फिर आप भले परफॉर्म करते रहो उसको चेक करने के लिए बाकी टाइम जो भी है आपके पास। तो इस तरह से आपके पास ये दो कंप्लीट होंगे। और सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको पता है कि इसमें लेंथ जो होती है वो 90 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर से लेस नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो फैंस वगैरह हो, फैन के सामने ये एक्सपेरिमेंट ना हो। तो जितना पॉसिबल हो एयर रेजिस्टेंस आप इसमें रिड्यूस कर सकते हो, कर लो। और उसके अलावा जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की मार्किंग होनी चाहिए ताकि एम्पलीट्यूड सेम रहे हर बार। वरना आपके पास फिर टाइम पीरियड पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है उसमें, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है वहां पर। और बाकी जो लेंथ होती है, लेंथ जब आप मेजर करते हो तो लेंथ में आपके पास ये होता है कि एक होता है सिंपल लेंथ मेजर करना, तो वो तो हम स्केल से मेजर कर लेते हैं। ये वाली लेंथ जो है इसकी, ये हम स्केल से मेजर कर लेते हैं। अब ये जो आपके पास स्फेयर है ना, स्फेयर का प्रॉब्लम यही है स्फेरिकल। तो इसके लिए फिर आपको जो है ना वो स्क्रू गॉज यूज करना पड़ता है। तो आप स्क्रू गॉज से जो है वो इसकी वैल्यू निकालते हो, और फिर आप इसको इसकी लेंथ में ऐड करते हो। इसकी जो लेंथ होगी और इसका जो डायमीटर आएगा, क्योंकि ये स्फेयर है इसकी लेंथ नहीं होगी, इसका डायमीटर होता है। तो आप इसमें क्या करते हो कि जो लेंथ होगी फाइनल,
तो फाइनल लेंथ जो होती है वो दो चीजों से मिलके बनती है, लेंथ और स्फेयर का डायमीटर। इनको आप कंबाइन करते हो तो ये 100, आपने अगर थ्रेड की लेंथ ली है तो डायमीटर मिलाकर ये कुछ 101 पॉइंट समथिंग हो जाती है। तो अब उसमें भी ये होता है कि डायमीटर की वैल्यू अक्सर याद कर लेते हैं, वो एज इट इज जाके लिख देते हैं, वरना डायमीटर से कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। तो बहुत सारी चीजें मतलब शॉर्टकट या हैक्स होते हैं इसमें जो आप कर सकते हो। तो अब जैसे डायमीटर की वैल्यू आपने इसकी याद की हुई है, तो आपने जाकर वो ये वैल्यू जो है वो लेंथ के साथ ऐड करके लिख दी। ठीक है। ठीक है, आपके पास जो परफॉर्म करते हो प्रैक्टिकल तो वही फाइनल में भी अपैरेटस वही होता है, तो उनकी वैल्यूज तो चेंज नहीं होंगी। तो आप यूज कर सकते हो, मतलब अगर एक शॉर्टकट आप चाह रहे हो, क्योंकि उसमें मार्किंग जो करनी होती है वो स्कूल में ही मार्किंग होती है। उस जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लोगे, आपकी शिफ्ट खत्म होने वाली होगी, आप अपना कॉपी सबमिट करवा कर जाओगे, वो उसी वक्त चेक होती है। और नई शुरू होने से पहले पहले जो है उसकी मार्किंग फाइनल हो जाती है। मतलब जो भी आपके मार्क्स है वो उसी दिन मिल जाएंगे आपको, आपकी शिफ्ट खत्म होने के साथ और अगली शिफ्ट शुरू होने से पहले। तो वो मार्क्स आपको उसी दिन पता चल जाएंगे। तो टोटल 10 मार्क्स होते हैं आपके, और उसमें मार्किंग सारी लिखी भी होती है कि किस चीज़ के कितने मार्क हैं। तो उसमें ये है कि 9 10 9 10 मार्क्स आ जाते हैं। हाँ, अगर कोई बिल्कुल ही परफॉर्म ही ना कर रहा हो, कुछ भी ना लिखा हो, उसने फॉर्मूला ही गलत लिखा हो, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, फिर मार्किंग डिडक्ट करनी पड़ती है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो एक्सटर्नल होता है वो चीज़ें देख रहा होता है, और वो फिर बाद में लास्ट में कहता है कि आपने उसको इतने मार्क क्यों दिए, क्योंकि ये तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। तो अगर वो ऑब्जेक्शन कर ले तो फिर मार्क्स थोड़े से रिड्यूस हो सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो फिर कोई मसला नहीं होता। फिर ये होता है कि टीचर पर डिपेंड करता है, वो जितने भी मार्क्स थे आपको वो मिल जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एम्पलीट्यूड की मार्किंग कैसे करते हो और मटेरियल वन के लिए दो ऑसिलेशंस लेनी होती। अच्छा देखो, आपके पास जब एक मटेरियल आप यूज कर रहे हो तो उसमें आपके पास ना टेबल फाइनल में बना हुआ मिलेगा। तो नॉर्मली तीन होती है, मतलब एक मटेरियल के लिए 3 बार आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हो, क्योंकि मटेरियल्स तीन है तो शॉर्ट प्रैक्टिकल है तो जल्दी हो जाता है, तो इसलिए वो तीन रीडिंग्स देते हैं ताकि बेस्ट आपके पास वैल्यू आए। और जो मार्किंग करनी होती है, मार्किंग इस तरह से करनी होती है कि लेट सपोज अगर आपने इसको टेबल पर रखा है, आपके पास जो टेबल है, टेबल की हाइट ये है, और जो आपने आयरन स्टैंड रखा होता है, अब आयरन स्टैंड आपने सेंटर में रखा है यहाँ पर, और पेंडुलम जो होता है वो नीचे हैंग कर रहा होगा। अब पेंडुलम जो है लेट सपोज इस पॉइंट पर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब आप जब इसे लेकर जाओगे ना किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेट सपोज अगर आप इसको मूव करते हो राइट हैंड साइड पर, आप इसे यहाँ लेकर गए, आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो ये थ्रेड जो होगा ना आपके पास, ये थ्रेड आपको यहाँ नजर आएगा फिर। अब हम इसे ले गए इस पॉइंट पर, तो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है। और पेंडुलम की पोजीशन अपनी सेम है। ठीक है। अच्छा, अब आपने जो मार्किंग करनी है ना, मार्किंग आपने ऐसे करनी है कि आपके पास जो चौक या जो भी पॉइंटर वगैरह गिवन होगा, आप उससे यहाँ पर टेबल पे मार्क कर लो। अभी देखो यहाँ पर ये थ्रेड इसको इंटरसेक्ट कर रहा है टेबल को, तो आप टेबल पर जो है वो यहाँ पे मार्किंग कर लो चौक से। तो उससे आपको याद रहेगा कि आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो हर बार आप इसी साइड से स्टार्ट करोगे। ठीक है। नहीं, अच्छा देखो, ये मार्किंग जो आप टेबल पे करते हो इसका कोई मार्क नहीं होता, लेकिन इससे ये होगा, जाहिर सी बात है, अगर आप मार्किंग नहीं कर रहे और आपके पास डिफरेंस ज्यादा आ रहा है बहुत, तो आपको फिर ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। मतलब जिस तरह भी पहला प्रैक्टिकल था, इसमें वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करनी थी, तो इसमें आपके पास जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। आपके पास वैल्यू जैसे 3 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, 4 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, तो इतना गैप नहीं आता। 6.9 के अराउंड या 8 के अराउंड वैल्यूज आती हैं उसमें, क्योंकि एग्जैक्ट 9.8 आएगी तो वो तो पक्का लगेगा कि इसने चीटिंग की है, खुद से वैल्यू लिख दी उठा के। तो बिल्कुल 9.8 भी नहीं आती। तो अगर आप मार्किंग वगैरह ही नहीं करोगे ना, तो इसमें फिर जब फाइनल कैलकुलेशन तक तो पहुंच जाओगे,
वो तो आप किसी भी तरह पहुंच जाओगे, इसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जब फाइनल आंसर आ रहा होगा ना, तो फाइनल आंसर में वैल्यूज बड़ी वो खराब आ रही होंगी। तो इसमें थोड़ा सा काम ये करना होता है कि जो वैल्यूज आपके जर्नल में ना, जिसमें वैल्यूज आपने प्रैक्टिकल में परफॉर्म की थी, जिससे आपके आंसर्स एक्यूरेट आ रहे थे, तो वो वैल्यूज थोड़ा सा रफली माइंड में रख लेना कि हाँ इसमें इसके अराउंड वैल्यूज थी। तो जब आप परफॉर्म कर रहे हो ना, तो परफॉर्म करने में होता है ये, देखो ये सारी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, ये करते सभी हैं। अब इतना बिल्कुल प्योरली परफॉर्म करते हैं सब, लेकिन आपको पता है कि जब प्रैक्टिकल का टाइम होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि टाइम शॉर्ट होता है। उसी टाइम में सब करके देना होता है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। तो उसमें ये होता है कि अगर आंसर नहीं आ रहा हो, तो फिर आप अपनी रीडिंग्स जो है ना वो वाली लिख सकते हो, जो आपको याद की नहीं आपने, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है रीडिंग्स गलत लिखने से। अच्छा ये कि जो याद की हुई है एटलीस्ट वो लिख दो, लेकिन परफॉर्म करते रहो, ताकि किसी को ये ना हो कि आपने परफॉर्म किए बगैर लिखी है। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास हो गया पेंडुलम का कॉन्सेप्ट। आप जो है वो सेम लिंक से ही ज्वाइन बैक कर लो। तो अभी तो 4 में टाइम है, तो हम बाकी भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और प्रैक्टिकल्स की भी। तो ये है कि 2 से 3 क्लासेस में हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल वीडियोस के लिंक भी सेंड कर दूंगा, वरना वो तो आपको पता है कि यूट्यूब पे आराम से मिल जाते हैं। तो वहां पर भी आप एक बार देख सकते हो कंप्लीट किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो सेम लिंक से सर, ज्वाइन कर लो। हम्म। मुझे एक चीज पूछनी थी। जी। सर, ये जो सबके जो आपने वो मीन्स वगैरह ले लिए हैं, हम्म। उसके एंड में क्या होगा? मतलब सबकी सारी टाइमिंग्स वगैरह जो आ गई हैं उसके बाद क्या होगा? मतलब एल्यूमिनियम वगैरह के बाद। अच्छा देखो, आपने तीनों की टाइमिंग्स निकाल ली और सबका एवरेज भी फाइंड कर लिया। अब जैसे ये था 10 या 20 ऑसिलेशंस के लिए, फिर आपने इसको 10 या 20 से डिवाइड करके फाइनल टाइम पीरियड निकाल लिया। अब तीनों का जो टाइम होगा ना, अब इसमें लिखा था कि प्रूफ करना है सिर्फ कि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट होता है मास से। तो आपने जब तीनों अलग अलग मासेस लिए और उनका जो टाइम है वो सेम आया, तो उससे आपको ये प्रूव हो जाएगा कि अलग अलग मास लेने पर भी टाइम की वैल्यू सेम आती है।